चलिए हम लोग का पेपर है क्या, CC8 इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड जीएसटी। ठीक है, तो हम लोग का टोटल यूनिट्स कितना है, 9 यूनिट्स है ना। तो 9 यूनिट्स में सबसे पहला यूनिट क्या है, ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, है ना, जिसमें इंट्रोडक्शन और ये सब स्टार्ट जो बेसिक थिंग्स है रिलेटेड टू जीएसटी वो है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमारा क्या है, स्टार्ट होता है तो चैप्टर 1 है क्या, टैक्स के बारे में ना। तो टैक्स क्या है, ऐसा अमाउंट या मनी जो कौन कलेक्ट करती है, सरकार, मतलब कौन उसको जमा करते हैं, पर्सन, जो भी वहाँ के पर्सन हैं वो जमा करते हैं, या अगर वो इन्फ्लुएंस होते हैं किसी भी तरह, मतलब अट्रैक्ट होते हैं वो टैक्स को देने में। तो हम लोग, और फिर जो टैक्स कलेक्शन होता है वो यूज किस लिए होता है, सर्विस ही प्रोवाइड करने के लिए ना, पब्लिक सर्विस। सरकार जो काम करेगी किसके लिए, असल में काम करेगी पूरा देश के लिए, मतलब किसके लिए, लोगों के लिए। क्लियर हो गया है ना। तो इसमें हम लोग देखें फिर 2 तरह के टैक्स हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स। तो कॉन्सेप्ट जरूरी है कि टैक्स तो है तो 2 तरह के हैं, एक है डायरेक्ट और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, जिसका हम लोग पढ़े हैं, बोलिए, जो जिसपे पड़ता है भार उन्हीं को वो उठाना पड़ता है, मतलब उठाना पड़ता है मतलब क्या, उसका जो इफेक्ट है बस उनको ही पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, तो मतलब उनके पॉकेट से जा रहा है, सिंपल। क्लियर हो गया। उनको वो रिकवर नहीं हो रहा है। जैसे अगर इनकम टैक्स है, हमको अगर इनकम टैक्स मेरा पड़ रहा है तो इसका जो ये हम जो टैक्स दिए, इनकम टैक्स दिए, वो किसके इनकम पे लग रहा है, मेरे इनकम पे। हम किसी से कलेक्ट तो नहीं कर रहे थे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो टैक्स दिए हैं, तो जैसे प्रोड्यूसर्स बनाए उनको कुछ टैक्स देना पड़ा, फिर वो किसी को सप्लाई किए तो उस पे जो कलेक्ट किए तो उनसे कलेक्ट करिए ना, ये तो क्लियर हो गया। इसी तरह पास होते लास्ट में कोई भी प्रोडक्ट के रूप में, जैसे चौक का डब्बा जो खरीदे होंगे, चौक का जो डब्बा खरीदे होंगे आप, अगर बिस्किट का कंपनी है तो बिस्किट जो खरीदे होंगे तो लास्ट में तो उनको पेमेंट करना पड़ता है, इसमें कस्टमर को पेमेंट करना पड़ता है ना, कंज्यूमर को पेमेंट करना पड़ रहा है। क्लियर है। तो इसीलिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है ना, पहले कोई और देते जा रहे हैं लेकिन वो फिर रिकवर भी करते जा रहे हैं, हो रहा है ना, और लास्ट में असल में पैसा किसके पॉकेट में गया, कस्टमर से। इसीलिए जो प्रोडक्ट या सर्विस रहता है लास्ट में, मेनली प्रोडक्ट्स में आप देखते हैं एमआरपी के ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो दिए कौन, लास्ट में तो प्रोडक्ट जो खरीदे वही ने टैक्स भी जमा कर दिए। क्लियर है, क्लियर है सबको। तो एग्जांपल में देखते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल, एक तो इनकम टैक्स ही हो गया है ना, या फिर जो प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स अगर लग रहा है तो अगर अभी के नियम के हिसाब से, ठीक है। फिर और भी जो टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स और जो भी इसके अंदर हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कंपनी में हम लोग पेमेंट करते हैं, कंपनी का टैक्स वो किसको बियर करना पड़ रहा है, किसको बियर करना पड़ रहा है, कंपनी को, है ना। उसी तरह हमारा जैसे कैपिटल गेन होता है तो वो भी किसको बियर करना पड़ रहा है, इसका गेन हुआ, कैपिटल गेन टैक्स पड़े थे ना हम लोग इनकम टैक्स में। हम कोई प्रॉपर्टी बेचे, हमको फायदा हुआ उससे, हम कैपिटल गेन, तो किसको टैक्स किसको देना पड़ रहा है, हमें को। तो ये सब किसका एग्जांपल है, डायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया, ठीक है। हम कोई भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको, जैसे कंपनी अगर बेची उसको फायदा हुआ तो उसको, है ना, तो अलग अलग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब खुद को बियर करना पड़ता है बाहर, और इनडायरेक्ट टैक्स में वो शिफ्ट होते होते कहां तक पहुंच जाता है, कस्टमर से। इसका एग्जांपल बताइए, अभी कौन सा चल रहा है, जीएसटी, है ना, और एग्जांपल बताइए, एक्साइज ड्यूटी, और बोलिए वैट, और बोलिए, थोड़ा बीच में छूट गया, सेंट्रल सेल्स आप बोल रहे हो, ठीक है, पहले लग रहा था वो भी, और सर्विस टैक्स भी जो पहले लग रहा था अभी मर्ज करके तो कहां चल, सर्विस टैक्स तो खत्म ही हो गया, है ना। तो जैसे एक्साइज ड्यूटी लगता है किस पे, मैन्युफैक्चर पे, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, है ना, ठीक है। फिर वैट जो सेल में लग रहा है अभी, जैसे पेट्रोल डीजल पे लग रहा है ना, ठीक है, सब बना हुआ आपका चार्ट। और सर्विस साइड से पहले सर्विसेज लगता था, तब तो खत्म होकर जीएसटी आ गया। तो बहुत सारे टैक्सेस को हटा के कौन आ गया, जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म बोलिए, सर्विसेज टैक्स। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है वो क्या, टैक्स को एक्सप्लेन करिए, इसके टाइप को एक्सप्लेन करिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर्स। सबसे ज्यादा उसमें भी जरूरी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या पढ़ क्या रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, समझ गए। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया और आया भी हुआ है, हम लोग प्रीवियस ईयर में वीडियो में डिस्कस किए हैं ना, ठीक है। तो उसमें देख सकते हैं प्रीवियस ईयर लोग क्वेश्चन जरूर देखिए जो उसका वीडियो है, तभी पता चलेगा आपको कि क्या क्या क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर भी डिस्कस है, केस लॉस का भी आंसर डिस्कस है, किस तरह से आंसर करना है, ठीक है। 15 मार्क्स का तो 15 मार्क्स के जैसा उसका आंसर करना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर में तो ये हो गया। सेकंड चैप्टर जो हमारा क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एस लगता
सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी आया कब से, डेट बताइए हमको, 1 जुलाई 2017। वेरी गुड। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से आया है ये? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इनको याद बोले थे, विकिपीडिया में भी देखिए पढ़िए, 101 है ना। अच्छा, कौन सा टास्क फोर्स था इसके लिए, कौन इम्प्लीमेंट किया? विजय केलकर टास्क फोर्स, ठीक है। 2004 में की थी, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। और बताइए इसके साथ ही कि जो ये जो जीएसटी आया, सबसे फर्स्ट कंट्री कौन था, फर्स्ट कंट्री कौन थी? फ्रांस। तो वो लोग इंप्लीमेंट किए सबसे पहले। ईयर कौन सा था? 1954, हाँ 1954, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना है, कैसे आया इंडिया में, तो हिस्ट्री वाला शॉर्ट नोट्स में जैसे आ सकता है, ठीक है। और इसमें क्या खास है, जैसे ये क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट ये टैक्स कलेक्ट करेगी, है ना, लास्ट में जहां पे कंज्यूम हुआ उसका टैक्स भी उसी स्टेट को मिलेगा। कोई गुड्स और सर्विस जहां कलेक्ट होता है, इसीलिए इलस्ट्रेशन हम लोग देखे थे, ठीक है, मूव किया यूपी से राजस्थान, तो लास्ट में टैक्स भी किसके पास चला गया? राजस्थान। यूपी वाले लोग फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे थे ना, एसजीएसटी वाले लोग कलेक्ट किए, और सेंट्रल गवर्नमेंट किसको ट्रांसफर कर देते? राजस्थान, मतलब कंज्यूमिंग स्टेट। तो लास्ट में हम लोग देखे कि किसको असल में किसको रिसीव होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो स्टेट में जहां कंज्यूम हुआ है वही कलेक्ट कर देती है लास्ट में, यही है ना, है कि नहीं? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। तो असल में जहां पे जिस स्टेट में क्या हुआ है, कंज्यूम हुआ है, उसी स्टेट को इसका रेवेन्यू मतलब टैक्स प्राप्त हो जाता है। जबकि पहले का रूल क्या था, जहां मैन्युफैक्चर हुआ वहां पे उसका स्टेट को गया, सेल हुआ वहां पे गया, इस तरह हो रहा था ना। इसमें क्या, जहां लास्ट में कंज्यूम हुआ उन्हीं के पास उसका उस गुड्स या सर्विस से संबंधित टैक्स भी चला गया। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? ये बेसिक है, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही क्या है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके अंदर और पॉइंट्स क्या है, ठीक है। अच्छा, इसका डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का डेस्टिनेशन बेस्ड का एक और मतलब निकलता है, जो आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है, क्या कि डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या है, लिखा हुआ है कि जो भी गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं विद इन द कंट्री, बस उस पे ही टैक्स देना। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, ये लाइन बुक का ही हम बोल रहे हैं कि इसीलिए एक्सपोर्ट क्या है, एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि वो तो कंट्री में नहीं हो रहा है ना कंज्यूम। क्लियर है? एक्सपोर्ट या जिसको भी मान लिया जाता है, ये हमारा क्या है, कंट्री के अंदर कंज्यूम इसको नहीं मान रहे हैं, तो कुछ एरिया जो स्पेसिफाई कर दिया वैसे एक्सपोर्ट कर दिए, तो वहां पे हम लोग एग्जेम्प्ट हो जाता है। एसईजेड को भी सप्लाई कर देते तो एग्जेम्प्ट, जीरो रेटेड टैक्स है ना दोनों। कौन कौन सा, एक्सपोर्ट और एसईजेड को अगर आप सप्लाई किए, एसईजेड क्या है, पर्टिकुलरली जो हमारे कंट्री के अंदर ही आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि ये हमारा कौन सा स्पेशल इकोनॉमिक, ठीक है। और डिटेल में भी आप पढ़े हैं, इनको अगर भूल गए क्या है एसईजेड या कोई भी टर्म, तो जरूर सर्च करिए, है ना। क्लियर होकर एग्जाम देना चाहिए कि ये वर्ड का क्या मीनिंग है, इसका क्या डेफिनेशन, तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस रखता है। कॉन्फिडेंस नहीं रहने से उतना फिर मजा नहीं आएगा ना, आपको लिखने में भी लगेगा लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं कि नहीं, तो क्लियर हो जाना चाहिए सबका मीनिंग क्या है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद अच्छा, इंपोर्ट पे टैक्स लगता है कि नहीं, इंपोर्ट पे जीएसटी लगता है, क्यों, क्योंकि ये भी बोले ना अभी कि विद इन द कंट्री कंज्यूम हो रहा है ना, तो इंपोर्ट पे लग रहा है। अच्छा, हम लोग इसके अंदर और भी पढ़े तो जीएसटी का, ठीक है, लाने से तो पहले क्या शॉर्टकमिंग्स था, अभी यूनिट 1 में ही बोल रहे हैं सर। शॉर्टकमिंग्स क्या था, क्यों जीएसटी को लाया गया, पहले क्या था, टैक्स ऑन टैक्स लगता था, जिसको टैक्स कैस्केडिंग भी बोलते हैं हम लोग, है ना, टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है। और क्या था, अलग अलग रेट था अलग अलग स्टेट्स में, कभी कभी क्लियर नहीं हो पा रहा था इसको गुड्स बोले कि सर्विस बोले, है ना। फिर क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट था, सर्विस टैक्स के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है, तो फिर क्या होता है, कंफ्यूजन होता था, अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ रहा था, है ना, है कि नहीं। तो कॉम्प्लेक्सिटीज को क्या किया गया, कम किया गया, बहुत सारे टैक्स को मर्ज करके क्या कर दिया गया, जीएसटी में ले आया गया। इसीलिए इसका थीम भी क्या है, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, वेरी गुड, वन टैक्स। इसीलिए ताकि क्या हो गया, जो हमारा नियम है वो क्या हो गया, सिंपल कर दिया गया, ठीक है। अब एक जगह आप रजिस्ट्रेशन लिखिए। अच्छा, जीएसटी का
इसमें ही रजिस्ट्रेशन का, जैसे हम लोग साथ रजिस्ट्रेशन का ही बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन का पॉइंट आ गया। बताइए अगर रजिस्ट्रेशन का जो हम लोग का आया हुआ प्रीवियस ईयर में, अलग अलग स्टेट में है अगर मेरा बिजनेस, तो एक ही रजिस्ट्रेशन से काम चलेगा कि अलग अलग? रजिस्ट्रेशन नंबर का क्या फॉर्मेट है, कितना डिजिट है? कितना डिजिट है टोटल? हाँ ठीक बोल रहे हैं, 15 है ना। और क्या होता है जिसमें पैन नंबर होता है कि नहीं होता है? पहला स्टेट कोड हो गया 2 डिजिट ना, फिर 10 नंबर का 10 का पैन हो आ गया हमारा, फिर 3 डिजिट जो होता है ना, अलग अलग की पहला आपका कितना एंटिटी है उसी स्टेट में उसका एक नंबर हो गया। फिर एक क्या होता है, एक ब्लैंक हो सकता है या जेड हो सकता है, और एक क्या है चेक सम डिजिट करके जो लास्ट में होता है। तो उसका पढ़ना अच्छा से है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्मेट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, जीएसटी क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि वही सब्जेक्ट ही है आपका। तो जीएसटी फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स क्यों लाया गया। और एक क्वेश्चन क्या निकला यूनिट 1 से ही कि शॉर्टकमिंग्स क्या थे। आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है, एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है वो तो आपका सीधे इंपॉर्टेंट है ना। तो शॉर्टकमिंग्स भी इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर है सबको? प्रीवियस में क्या था, शॉर्टकमिंग्स क्यों लाया गया जीएसटी को। ठीक है, अच्छा गुड्स और सर्विस में अंतर पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पता होना चाहिए, क्योंकि गुड्स और सर्विस के लिए क्या है, नियम अलग अलग है ना, अलग अलग नियम। जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई अलग है, दोनों का अलग नियम है ना, गुड्स के लिए अलग, इसके लिए अलग है ना। फिर रेट्स अलग अलग है, ठीक है, रेट्स अलग है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। फिर कंपोजिट ट्रांजैक्शन और मिक्स ट्रांजैक्शन में पढ़े हैं ना, मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट में क्या होता है, जिसमें मेन क्या चीज सप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम लोग का एग्जांपल था ना फोन और चार्जर, तो मेनली उसमें किसका सप्लाई चल रहा है, किसको मानेंगे हम, फोन का ना, है ना। हालांकि अभी फोन अलग भी आ रहा है, चार्जर भी अलग आ रहा है, वो अलग है, लेकिन इसमें ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिट सप्लाई। जैसे इसका ज्यादा बेटर एग्जांपल क्या बोल सकते हैं आज के दिन पे, क्योंकि अब तो चार्जर भी अलग आ रहा है, एसी वाला जो बोल सकते हैं। एसी के साथ इंस्टॉलेशन जरूरी है कि नहीं, तो सर्विस भी तो जा रहा है उसमें, लेकिन मेन चीज किसका सप्लाई हो रहा है, एसी का। इसी तरह जो टीवी आ गया उसका इंस्टॉलेशन जो चल रहा है। क्लियर है सबको? तो ये क्या है, तो मेन जिसका सप्लाई है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सप्लाई, उसी का रेट लगता है ना। जबकि मिक्स सप्लाई में क्या होता है, दो कुछ अलग अलग आइटम मिला दिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स को मिला दिए, तो किसका रेट लगेगा, जिसका हाईएस्ट, जिसमें जीएसटी रेट है, यही है ना। क्लियर हो गया? फिर और भी पढ़े थे हम लोग ना, कंपोजिट, इसमें कंटीन्यूअस सप्लाई पढ़े थे, है ना, अलग अलग चीज। तो जो अदर टॉपिक्स है उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। अभी मिक्स करके अलग अलग यूनिट्स का भी साथ में जो आ रहा है उसको भी बोलना है, ठीक है। अच्छा, जीएसटी का अगर क्वेश्चन आता है तो हमको मीनिंग ऑफ गुड्स लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, और उसका सेक्शन भी लिखना चाहिए फिर हमको, जो सीजीएसटी एक्ट का है सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका सेक्शन भी लिखना है। जैसे गुड्स में क्या आता है, सारे मूवेबल चीज आ गए, लेकिन 2 को एक्सक्लूड कर देता है, किसको, मनी एंड सिक्योरिटीज। और सर्विसेज में सब आ गए, लेकिन किसको एक्सक्लूड कर देता है, गुड्स को, मनी को और सिक्योरिटीज, इनको पास। तो सेक्शन भी जरूरी है। जैसे सर्विसेज का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 102, ठीक है, जीएसटी एक्ट का। तो जीएसटी में मेन ये हो गया। अच्छा, जीएसटी का मैकेनिज्म क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, डुअल मैकेनिज्म है ना, डुअल टैक्स मैकेनिज्म। मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाती है इसमें और स्टेट गवर्नमेंट भी, है ना, है कि नहीं। अगर मेरा ट्रांजैक्शन हुआ है विद इन द स्टेट, इन जिसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं हम लोग, तो उसमें कौन कौन से टैक्स लग रहे हैं, जीएसटी और एसजीएसटी। और अगर आउटसाइड द स्टेट जा रहा है तो आईजीएसटी, ठीक है। तो आईजीएसटी का प्रावधान लागू हो जा रहा है। तो इंपोर्ट में भी, जैसे इंपोर्ट पढ़ेंगे तो इंपोर्ट में भी लग रहा है, तो उसको ध्यान से पढ़ना इसीलिए, है ना। तो अभी टाइम है एग्जाम का, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। अच्छा बताइए, तो एक 3 टैक्स को हमने डिस्कस कर लिए ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और एक कौन सा है, यूटीजीएसटी। तो यहाँ पे एसजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा। अच्छा, यूटीजीएसटी भी वहां लगेगा जहां पे यूनियन टेरिटरी, कौन सा, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा है कि नहीं है, नहीं है, वहां क्या लगेगा, यूटीजीएसटी। और जिसमें है वहां क्या लगेगा, टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, 8। वेरी गुड। तो जिसमें है, जैसे किसमें है, किसमें, दिल्ली में, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, तो वहां क्या लगेगा चाहिए, एसजीएसटी की यूटीजीएसटी,
इसमें है वहां SGST ना, ठीक है, तो क्लियर है ना। अच्छा, चारों का डिफरेंस भी जरूरी है ना, इंपॉर्टेंट। सिलेबस में लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है वो सीधे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो सिलेबस में लिखा हुआ है। तो चारों टैक्स में डिफरेंस क्या है, जैसे कौन कौन कलेक्ट करेंगे, है ना, कौन कलेक्ट करेंगे, ये कब लागू हो रहा है, ये सब तो डिफरेंसेस देख लेंगे। और फिर डिफरेंस किसका जरूरी है, एक्साइज ड्यूटी का, सर्विस टैक्स का, वैट का, और किसके साथ, जीएसटी के साथ। ये भी है ना सिलेबस में। सिलेबस में जो डायरेक्टली मेंशन है वो तो सीधा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, क्लियर है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस में जो भी मेंशन होते हैं ये टॉपिक, तो वो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तो आपको सीधे मेंशन है, क्लियर है। चलिए, तो यूनिट 1 का हो गया। 2 में रजिस्ट्रेशन में ये बताइए, रजिस्ट्रेशन का क्या है, कितने टाइप से रजिस्ट्रेशन के। पहला मैंडेटरी, बताइए मैंडेटरी है, दूसरा वॉलंटरी, वेरी गुड, तीसरा विभाग द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, वेरी गुड। तो वॉलंटरी जो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, कहां कहां कैसे क्या रूल है उसका, मुझे कितना लाख, 40 लाख, वेरी गुड। नॉर्मल स्टेट्स में क्या है 40, और स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स के लिए 20 लाख, है ना। और सर्विसेज के केस में क्या हो जा रहे हैं 20 लाख और 10 लाख। अभी किसको बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट, बुक हो सकता है पुराना वाला हो तो पुराना लिखा हुआ होगा ना, तो आपको हम बोले थे कि सर्च कर लीजिएगा अभी कौन कौन से स्टेट स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, अभी के हिसाब से लिखना। क्लियर हो गया सबको। एग्जाम से पहले भी हमको सर्च एक बार कर लेना चाहिए कि अभी तो चेंज ही नहीं हो गया, क्योंकि हम लोग क्या लिखेंगे, लेटेस्ट वाला लिखेंगे ना, रूल क्या है, क्लियर है, ठीक है, लिखना चाहिए। चलिए, ये हो इसी में बताइए। तो रजिस्ट्रेशन हम लोग का कितना तरह का होता है बोलिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन 2 तरह का, कौन कौन सा, एक नॉर्मल का ही दूसरा नाम क्या है, रेगुलर, और दूसरा क्या है, हाँ, कंपोजिट स्कीम वाला ना, कंपोजिट स्कीम ना, क्या कंपोजिशन बोलते हैं ना, कंपोजिशन बोलते हैं ना, कंपोजिशन स्कीम, जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब लिमिट क्या है 1.5 करोड़ ना, 1.5 करोड़ तक है तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। इसका लेने का फायदा क्या है इस रजिस्ट्रेशन का, कि आपको जो टैक्स रेट है वो क्या है, कम है, यही है ना, क्लियर है सबको, बोलिए क्लियर है। और रेगुलर वाले में तो हम लोग जान ही रहे हैं, वो अगर आप ले लिए रेगुलर वाला तो नॉर्मल रेट जो टैक्स का लगता है वो, जबकि इसमें क्या ज्यादातर 1% है, 0.5%, सर्विसेज के केस में कितना 6% है ना, रेस्टोरेंट में कुछ और है 5% या क्यों, ठीक है, क्लियर है सबको। तो 2 तरह का रजिस्ट्रेशन हो गया ना, इसमें कम टैक्स रेट लगता है, उसमें जो नॉर्मल है, नॉर्मल में क्या क्या लगता है, जितना टैक्स रेट अगर 12% है तो 12% देना पड़ेगा, 18 है तो 18, 28 है तो 28, क्लियर हो गया। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में ही अगर हम लोग बात करें तो ऐसे टैक्स किसको जमा करना है, जीएसटी वाला किसको जमा करना है, जो सप्लाई करते हैं, वेरी गुड, सप्लायर। और कभी कभी कौन सा चार्ज लगता है, रिवर्स चार्ज, जिसमें कौन जमा करते हैं, ठीक है। तो 2 तरह का चार्ज लग गया ना, कौन कौन सा, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में कौन जमा करते हैं, किसके द्वारा टैक्स जमा होता है, सप्लायर के द्वारा। किसको टैक्स किसको देना होता है, सरकार को, है ना। और रिवर्स चार्ज में किसको जमा हो रहा है टैक्स, सरकार को ही जमा हो रहा है, लेकिन जमा कौन कर रहे हैं, रिसिपिएंट या रिसीवर, क्लियर हो गया। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी पढ़े ना हम लोग, जैसे गुड्स कैरियर वाले जीटीए, ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, तो कोई रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करे तो टैक्स कौन पे कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन। कोचिंग पढ़ा रहे हैं, मान लेते फादर अपने सन को बाहर वाले के अब्रॉड यूएसए से, तो पेमेंट कौन करेंगे, टैक्स फादर पेमेंट करेंगे ना, वो लोग पेमेंट, क्योंकि रूल है, जिसके लिए रूल बना दिया गया है फिर उन्हीं को पेमेंट करना है। क्लियर सबको, क्लियर है, ठीक। ध्यान देना है किसमें, रजिस्ट्रेशन में और इस चार्ज में, है ना, ध्यान, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में कुछ स्पेशल केसेस हैं रजिस्ट्रेशन के, है ना, जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट पर्सन, इनको क्या पहले ही रजिस्ट्रेशन, बिजनेस स्टार्ट करने के 5 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है ना। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से कितने दिन पहले, 5 दिन। जबकि नॉर्मल केस में क्या है, आपका जीएसटी जिस दिन से लग रहा है, जैसे लिमिट पार कर गए
अभी आपको और कितना दिन मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए? पड़ेगा कितना दिन? 30 डेज। 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है? अप्लाई कर देना है। क्लियर है ना? ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का ये मेन पॉइंट्स और जो भी डायरेक्टली मेंशन्ड है सिलेबस में। फिर देखिए हमारा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्मेट भी इंपॉर्टेंट हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई। बताइए जीएसटी किस पे लगता है? अभी तो डिस्कस किए थे, किस पे लगता है? सप्लाई पर। वेरी गुड। कौन सा सप्लाई? टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा, तो जीएसटी सप्लाई पे हो गया, ये हो गया। सप्लाई के भी अलग अलग है ना, किसको किसको सप्लाई कर रहे हैं उसको देख के फिर होता है। तो सप्लाई किसको हो रहा है उसके हिसाब से क्या निकलता है? वैल्यू। अच्छा, वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन वैल्यू ना। और ट्रांजैक्शन वैल्यू में आप बुक में अच्छे से पढ़िएगा, सप्लाई वाला चैप्टर जहां वैल्यू और ऐसे बताया हुआ है। ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ प्लस और माइनस होता है ना। कोई और टैक्स है तो प्लस हो जाता है, जीएसटी वाला टैक्स नहीं होता, देखते हैं हम लोग, लेकिन कोई और टैक्स है वो। अच्छा, इसमें और एक चीज ध्यान देना है, किसको हम लोग मानते हैं सप्लाई, टोटल किसको किसको जोड़ते हैं। एग्रीगेट सप्लाई का डेफिनेशन क्या है, क्या क्या जुड़ता है उसके अंदर, है ना। जैसे एग्जाम सप्लाई जुड़ता है कि नहीं? जुड़ता है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड, जुड़ता है। जो नहीं पढ़ेंगे उनको क्या लगेगा? एग्जाम थोड़ी जुड़ेगा, वो तो एग्जाम है। जबकि इसको भी टर्नओवर में हम जोड़ देखते हैं ना, है ना। किसके लिए? सब कंपोजिट स्कीम और ये सब भी है उसके लिए। चलिए देखिए, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई किसमें है? रिलेटेड पर्सन है उनके लिए अलग रूल है, नॉट रिलेटेड है उनके लिए अलग है, और प्योर एजेंट के लिए अलग है ना, है कि नहीं? तो तीन तरह से इनको बांट दिया गया है, तो तीनों के लिए अलग अलग रूल है। ठीक है, हम लोग डिटेल देखिए। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई जो नेक्स्ट यूनिट भी है आपका, और टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, गुड्स और सर्विस के लिए भी क्या है? अलग ही है ना। क्लियर है? ठीक है, तो हमको इस पे ध्यान देना है। सप्लाई में, अच्छा सप्लाई पे क्या क्या आते हैं हम लोग पढ़े ना, सेल भी आ गए इसमें, एक्सचेंज किए वो भी आ गए, बार्टर भी है, ये सब भी है, और भी अलग अलग है। तो उसका जो सप्लाई इसमें क्या हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो सप्लाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सप्लाई के लिए क्या है इंपॉर्टेंट इसमें? सप्लाई का क्वेश्चन, सप्लाई एक्सप्लेन सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, एक्सप्लेन सप्लाई अंडर जीएसटी। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या हो गया? टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और एक और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हो गया, क्या? एक्सप्लेन वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, और जो छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, टाइम ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करिए, प्लेस ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करिए, जो गुड्स और सर्विसेज का फिर अलग अलग बताना होगा। ठीक है, प्योर एजेंट को आप बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब आ सकता है। सप्लाई मेड इन कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को आप बताइए। ठीक है, जैसे सप्लाई मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में 4 टेस्ट है ना, बिजनेस का, है ना। वो चारों टेस्ट के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, बिजनेस टेस्ट के बारे में आपको लिखना होगा। बिजनेस टेस्ट, क्या आप ये बिजनेस का जो ये ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं, क्या कंटिन्यूअस है, क्या इसमें प्रॉफिट मोटिव था या कंसीडरेशन वाला है। तो अलग अलग जो पॉइंट्स है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। देखिए ना हम लोग बिजनेस टेस्ट, तो उसको देखेंगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन चैप्टर से एक और चीज इसमें निकल के आता है, बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या बेनिफिट्स? आप रजिस्ट्रेशन होंगे तभी ना आईटीसी मिलेगा आपको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो क्या होता है? जो टैक्स हम पे किए हैं उसको क्या बोलते हैं? जो टैक्स पे किए उसका, अगर हम मेरा बिजनेस चल रहा है, नॉर्मल वाले स्कीम में है हम, तो हम आईटीसी ले सकते हैं ना, ले सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट यूनिट का कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। जो है बताइए, दो यहाँ पे है, लोकेशन ऑफ सप्लायर किसको मानते हैं? जो रजिस्टर्ड प्लेस है किसका? सप्लायर का, लोकेशन ऑफ सप्लाई। और ये क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानते हैं? रिसिपिएंट का, कस्टमर का जो रजिस्टर्ड प्लेस है, अगर वो अवेलेबल है तो, है ना। इसी से ना आता है कि हम सप्लाई कहाँ की, उसी से पता चलता है कि आपका सीजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी, दोनों साथ में, या आईजीएसटी लगेगा। विद इन द स्टेट कर लिए तो सीजीएसटी एसजीएसटी यही हो जाएगा, या यूटीजीएसटी जहाँ पे नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली यूटीजीएसटी आ जाएगा। क्लियर है सबको? बाहर सप्लाई की तो आईजीएसटी लगेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कौन सा टैक्स लगेगा उसके लिए? क्लियर है सबको? अगर झारखंड से बिहार अगर सप्लाई हो रहा तो क्या लगेगा? कौन सा टैक्स? आईजीएसटी। ठीक है, तो ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट में, प्लेस ऑफ सप्लाई में ही हम लोग अलग अलग चीज पढ़े। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिए, हम ये अभी जरूरी है ना। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई में अलग चीज पढ़े, क्या? जहां पे गुड्स का मूवमेंट होता है,
फिर क्या पढ़े, जहां नई मूवमेंट होता है, जहां मूवमेंट होता है, जहां टर्मिनेट हो जाता है, लास्ट जो प्लेस ऑफ डिलीवरी मान लेते हैं ना उसको, यहाँ से कस्टमर को मान लेते क्या सप्लाई हो गया, तो नियरेस्ट पॉइंट यहाँ से वो हुआ, तो मतलब नियम पढ़ना पड़ेगा किसका किसका, जहां मूवमेंट होता है, दूसरा जहां कोई मूवमेंट नहीं होता है उसका, फिर और क्या क्या है, जहां गुड्स कहां पे सप्लाई होता है, ऑन बोर्ड, है ना। फिर क्या पढ़े, जहां असेंबल होता है या इंस्टॉल होता है उसका क्या नियम, ये सब है ना अलग अलग चार्ट के थ्रू भी हम लोग किए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, किसको मानते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में आइए फिफ्थ में, लेवी ऑफ जीएसटी, जिसमें हम लोग पढ़े विद इन द स्टेट होगा तो क्या लगेगा, ठीक है, विद इन द स्टेट होगा, किन्हीं को अगर एग्जाम है तो वो निकाल सकते हैं थोड़ा, ठीक है। विद इन द स्टेट अगर है तो हम लोग पढ़ेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी वाला आ जाता है, और आउटसाइड द स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे। इसका हमको सेक्शन भी जानना है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई किस सेक्शन में होता है, सेक्शन 15 है, उसको हम लोग को देखना है। क्लियर हो गया, मतलब कहीं कहीं पे सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सेक्शन अगर हम लोग उसको मेंशन कर ले, ज्यादा नहीं कुछ ही मेंशन कर ले तो क्या होगा, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, प्रेजेंटेशन आंसर का क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा कंपोजिशन स्कीम, जो कि हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, है ना। और फिर कंपोजिशन स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम। फिर रेमिशन ऑफ टैक्स और ड्यूटी, ये छोटा टॉपिक है जो आपकी बुक में नहीं था, अलग से देने थे, जिसमें क्या था कि नेचुरल कॉस्ट से अगर जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर कुछ कमी हो जाता है ना, तो उसका हम लोग क्या मिलता है, छूट मिलता है ना, ठीक है। तो ये देख लिए हम लोग। फिर नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट यूनिट में आईटीसी वाला है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले में हम लोग देखे क्या प्रोसेस है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, है ना। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लिख लीजिए, एक्सप्लेन इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्लॉक क्रेडिट्स या नेगेटिव लिस्ट ऑफ आईटीसी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए भी। हम लोग पढ़े ना, मोटर व्हीकल्स पे नहीं मिलेगा लेकिन कुछ परिस्थिति में मिलेगा, फूड पे नहीं मिलेगा लेकिन कुछ परिस्थिति में मिलेगा, सब पढ़े ना हम लोग, ठीक है। और अलग अलग जो भी नियम है, तो मतलब आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्यों, क्योंकि देखिए जीएसटी में किसके बारे में, मेरे बिजनेस को कब फायदा होगा, जब वो टैक्स ये तो मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं आईटीसी टॉपिक, है ना, क्योंकि उनको क्या क्लेम करना है उसके बदले, टैक्स का जो पोर्शन पे किए, मतलब जितना टैक्स पे किए हैं, ठीक है। तो आईटीसी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है। अच्छा, इसी में हम लोग पढ़े रिवर्सल भी होता है और कैसे यूटिलाइज हम लोग कर सकते हैं उसका भी नियम, तो आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 मार्क्स में भी आएगा, तो इसीलिए अगर आता है, अगर आप पढ़े तो आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वाला पूरा ये चैप्टर है आपका, सप्लाई वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, आईटीसी इंपॉर्टेंट है ना, रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली में तो सब कनेक्टेड ही है, मेन सबसे क्या बोल सकते हैं आईटीसी, टीडीएस टीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, टीडीएस और टीसीएस ही आ रहा है, ठीक है। तो टीडीएस का हमको बताइए किसको पे करना है, हम लोग देखे ना गवर्नमेंट मेरी डिपार्टमेंट से रेट क्या है 2%, ठीक है। टीसीएस में कितना 1%, टीसीएस में मेनली ईसीओ आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब आ जाते हैं, है ना। तो ध्यान देना, तो मतलब जो छोटा चार्ट भी बना हुआ था जो हम लोग बोले थे, 15 मार्क्स के लिए टीडीएस और टीसीएस भी करना है, क्योंकि ऑलरेडी आ भी चुका है एग्जाम में, आ गया है ना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीडीएस और टीसीएस, क्लियर हो गया सबको। और छोटा ही टॉपिक है, देखिए एक यूनिट है लेकिन छोटा टॉपिक है, क्योंकि यही है ना, 4 से 5 पेज में पढ़ लेना अच्छे से। और बड़ा क्वेश्चन का हम लोग पहले भी डिस्कस किए, 15 मार्क्स का आएगा, तो इंट्रोडक्शन भी लिखना है, मेन बॉडी और कंक्लूजन, भले ही केस लॉ दे दे लेकिन हम लोग इस तरह से करेंगे आंसर, क्लियर हो गया। क्योंकि 15 मार्क्स है तो आधा ही पेज अगर बना के आएंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है ना, हमको हो सकता है मार्क्स उतना नहीं मिले, तो हम आंसर में दिखाएंगे, लेकिन 15 मार्क्स का 15 मार्क्स जैसे लिखेंगे ताकि हमको मेरा स्कोप रहे अच्छा मार्क्स लाने का, क्लियर है सबको। फिर नेक्स्ट यूनिट 8 में इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, क्रेडिट रजिस्टर, कैश रजिस्टर। बताइए लायबिलिटी में क्या रहता है, जो भी हमको टैक्स पेमेंट करना है ना, उसके बारे में है कि इतना हमको पेमेंट करना है। क्रेडिट वाले में क्या है, जो भी मेरे नाम पे, तो आईटीसी जो पेमेंट भी किए वो भी झलकेगा इसमें, है ना। और फिर कैश रजिस्टर जितना भी हम जमा कर दिए, है ना, कैश के थ्रू जो हम जमा किए, जो मेरे लिए हम उसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल में जरूर इसको पढ़िएगा। रजिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर भी बोलते हैं, उसका नाम क्या है, लेजर्स, है ना। जीएसटी क्या है, टोटली ऑनलाइन है ना, है कि नहीं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन है तो उसका जो ऑनलाइन वाला रजिस्टर है यही सब है, तो इसको हम ऑफलाइन वाला रजिस्टर नहीं है, क्या है ऑनलाइन है, मतलब क्योंकि जीएसटी क्या है टोटल ऑनलाइन काम हो रहा है, पोर्टल के मतलब ऑनलाइन वाला जो वेबसाइट है वहां से इसका सब देखा जा रहा है,
ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़े भी ना, जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़े, फिर जीएसपी गुड्स एंड सर्विस क्या सुविधा प्रोवाइडर्स है ना, ठीक है, फिर जीएसटीएन मतलब जीएसटी नेटवर्क जो है हमारा, तो इसके बारे में ये सभी क्या शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएसटी काउंसिल, जीएसपी, फिर जीएसटीएन, है ना, ठीक है। तो लायबिलिटी, फिर यूआईएन को अलग से इसमें फिर से मेंशन किया गया, तो यूआईएन का हमको अलग से शॉर्ट नोट्स के लिए तैयारी भी कर लेना है। रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में भी यूआईएन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या आइडेंटिटी नंबर भी बोलते हैं, और किसमें, इसमें भी, तो इसको देख लेना है, ठीक है। और फिर हम लोग का लास्ट यूनिट क्या है, रिटर्न्स रिफंड। तो रिटर्न में हम बोले थे ना, रिटर्न क्या होता है, लास्ट में जब हम लोग पूरा जमा अपना कर लिए कैलकुलेशन, तो हम लोग एक बार में जब हम लोग उसको दिखाते हैं, या तो मंथली या लास्ट में ईयरली वाला जो एनुअल रिटर्न, ठीक है, तो उसको हम लोग शो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी जो हम लोग जमा कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इसको क्या बोलते हैं, उसी का समराइज फॉर्म, को पूरा साल भर हुआ, इतना सेल, इतना परचेज, ये सबके लिए अलग अलग जो रिटर्न है ना, तो वो हम लोग जो वहां पे किसको, डिपार्टमेंट के लिए जो पेश कर रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं रिटर्न ऑनलाइन। जब जीएसटी का सारा काम ऑनलाइन है, तो ये भी ऑनलाइन है कि नहीं, ऑनलाइन ही है ना, ठीक है। तो कौन कौन सा जैसे इंपॉर्टेंट भी डिस्कस किए थे, जैसे कौन सा जीएसटीआर इसमें बोलते हैं ना, आर किसके लिए, रिटर्न के, तो 1 2 3 8 और कंपोजिशन स्कीम वाला, और फिर ऐसे 9 9 8 10 जो इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे, है ना। 1 2 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सेल का, परचेज का, और उसी का जो हम लोग रिटर्न बनाया, सेल और परचेज का एक में क्रेडिट वाला जिसमें क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफंड। अगर ज्यादा हम पेमेंट कर दिए हैं या अलग अलग चीजों में जैसे एक्सपोर्ट किए हैं, तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं ना हम, एक्सेस पेमेंट कर दिए टैक्स का, तो उसमें भी हम क्लेम कर सकते हैं, एसईजेड को सप्लाई किए वहां भी कर सकते हैं, रॉन्गली पेमेंट कर दिए हैं हम, तो वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। बताइए, रिफंड क्लेम करने का भी प्रोसेस है कि ऐसे ही मिल जाएगा रिफंड, प्रोसेस एप्लीकेशन है, और उसके साथ जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, और जितना डेज बताया गया है, जो भी है, जो भी मतलब संबंधित प्रावधान है, वो हमको करना है, ठीक है। तो इसमें भी जो नंबर बताया गया है, ये एप्लीकेशन देना है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। फिर ऑडिट एंड असेसमेंट, लास्ट में हमारा जो टॉपिक है ऑडिट और असेसमेंट। तो पहले असेसमेंट में हम लोग देखें, अलग अलग असेसमेंट होता है, कौन कौन सा, सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल, समरी, स्क्रूटिनी, फिर समरी आ गया, फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में भी कौन कौन सा, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका, और क्या है, जो नहीं जमा कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा डिटेल में। फिर ऑडिट में हम लोग आते हैं, ऑडिट मेनली क्या हो गया कि जो सारा चीज, अच्छा असेसमेंट का मीनिंग क्या हुआ, आकलन की ठीक से हम असेस किए कि टैक्स कितना उनको देना है, और ऑडिट क्या हुआ, सारा चीज सही है कि नहीं उसको जो हम लोग देखने लग जाते हैं ना, कि जो भी काम है। तो ऑडिट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले कंपलसरी भी था, फिर हटा दिया गया उसको, कंपलसरी को सेल्फ डिक्लेरेशन आ गया, 5 करोड़ से ऊपर अगर होगा। मेनली ऑडिट को अभी 2 कैटेगरी बांट दिया गया, कौन कौन सा, जनरल और स्पेशल, ठीक है। उनका जो रूल्स है वो पढ़ लेना है, कौन ऑर्डर देंगे वो पढ़े हम लोग, है ना, ज्वाइंट कमिश्नर तभी वो कंडक्ट हो सकता है इस तरह का ऑडिट। स्पेशल ऑडिट में हम लोग देखें कि सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट अप्लाई वो अपॉइंट हो जाते हैं, और क्या है कि उनका जितना फीस बनता है वो लोग जितना डिसाइड कर दिए उतना ही होगा, कितना दिन में हो जाना है उसका भी है, 90 दिन या 3 महीना एक्सटेंड किया जा सकता है, 3 महीना और, तो जो भी है इतना दिन के अंदर, मतलब रूल्स हमको पता होना चाहिए। अच्छा, पैरा में हमको लिखना चाहिए आंसर की पॉइंट्स में, पॉइंट्स तब ना आपको दिखेगा भी, और आप अंडरलाइन भी करोगे तो पता चलेगा। तो ऑडिट आ जाए, असेसमेंट आ जाए, जितना जो भी आंसर आ जाए, ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि पॉइंट्स में हम लिखे, उससे क्या प्रेजेंटेशन भी अच्छा, चेक करने वाले को भी सहूलियत, और क्या हो गया, एक तो आपका आंसर शीट भी अच्छा से भरने लगता है ना। तो चार्ट भी बनाना है, डायग्राम भी बनाना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखना है, नहीं देखे वीडियो है वो देख लीजिए, आपको सहूलियत होगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाद में भेज देंगे, और आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला भी जैसे टेस्ट लेते हैं वो भी होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला भी कोशिश करेंगे आपको भेज देंगे वो, और एग्जाम होगा आपका, अभी छुट्टी होगा ना, जैसे खुलेगा एग्जाम होगा, लिख लीजिए, क्लास एग्जाम होगा, ठीक है, 3 घंटे वाला। कोशिश करेंगे क्लास वाला ही हो जाए, नहीं होगा तो फिर ऑनलाइन करेंगे, ऐसे कोशिश करेंगे एक दिन आपका जैसे एग्जाम होता है 3 घंटे का, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर है सबको? 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का, ठीक है, भेज देंगे आपको लिंक, उससे कर लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, ठीक है, यूनिट 1 2 3, फिर यूनिट ये हो गया, फिर यूनिट 5 7 8 9 छोटा छोटा यूनिट से लिख लीजिए, 5 7
8 9, ठीक है। तो 1 2 3 5 7 8 9 एकदम इसका आप सीधे सीधे कर लीजिए ठीक से। 9 4 और 6 अलग अलग करिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, लिखिए किस तरह से पढ़ना है, यूनिट 1 2 3 पहले, ठीक है। फिर लिखिए यूनिट 5 7 8 9, ठीक है। ये मतलब इस तरह से करने से क्या होगा, आपको सहूलियत होगा। बड़ा छोटा 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 है पहले, 5 7 8 9। 9 का लिख लीजिए ऑडिट और असेसमेंट, 9 फिर से आएगा बाद में। 9 का पहले क्या कर लेना है, ऑडिट एंड असेसमेंट, ठीक है। यूनिट का बात कर रहे हैं, चैप्टर का नहीं। फिर लिखिए यूनिट 9 4 6 लास्ट में, यूनिट 9 4 6। 9 में भी पहले क्या करिएगा, लिख लीजिए ब्रैकेट में, पहले करिए रिफंड, फिर करिए रिटर्न्स। लिख लिए सब। फिर यूनिट 4 में प्लेस ऑफ सप्लाई तो है आपका, यूनिट 6 तो आईटीसी हो गया। अच्छा, ये तो हो गया इंपॉर्टेंस का। इलस्ट्रेशंस को साथ में प्रैक्टिस करिए क्योंकि अभी टाइम है। इलस्ट्रेशन किस किस चैप्टर में है बोलिए, पहले टैक्सेशन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में है ना, कंपोजिशन स्कीम में है, आईटीसी में है ना, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में थोड़ा सा एकदम छोटा सा, ठीक है। और इसके साथ सप्लाई वाले चैप्टर में है। फिर अकाउंटिंग अंडर जीएसटी जो आपको भेजे हैं, है ना, अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं उसका वीडियो भी है, अगर भूल गए तो वहां देखिए। फिर डाउट हुआ तो आप पूछ भी सकते क्लास। फिर लास्ट में एक है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ गुड्स का और वैल्यू ऑफ सर्विसेज का अलग अलग है ना, पहले गुड्स का बताया गया है फिर सर्विसेज। बहुत इजी है। और जहां डाउट लगे इलस्ट्रेशन में तो प्रीवियस ईयर वाला जो आया है उसका वीडियो देख लीजिए, और फिर भी कोई डाउट हो आप क्लास में जरूर पूछिए, जैसे आपका जो डाउट है वो डिस्कस कर लेते हैं ना। क्लियर है सबको, ठीक है। तो और प्योर एजेंट वाला में भी है, हाँ प्योर एजेंट वाला इलस्ट्रेशन, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है, लिखिए शेड्यूल 1 2 3, लिखिए शेड्यूल 1 2 3 सप्लाई वाले चैप्टर में, ठीक है। शेड्यूल 1 2 3 सप्लाई वाले चैप्टर में, इसमें पहला वाला शेड्यूल में क्या बताया गया, विदाउट कंसीडरेशन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। दूसरा जैसे है आपका, जिसको कौन सा एक्टिविटी को सप्लाई मानते हैं, गुड्स का या सर्विसेज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तीसरा ऐसा उसमें जिसका लिखा है ना ही गुड्स मानते हैं ना ही सर्विसेज, 1 मार्क्स में जैसे आया भी हुआ है, आ भी सकता है फिर से, तो इंपॉर्टेंट है, शायद आया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। नेगेटिव लिस्ट ऑफ आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में उसको लिख लीजिएगा। आईटीसी चैप्टर में कोई भी बड़ा चीज अगर आए, जैसे नेगेटिव लिस्ट आप पढ़ेंगे तो अलग अलग पॉइंट से कैसे पढ़ना चाहिए, एक शॉर्ट स्टोरी बना लेना चाहिए, है ना। हमने पढ़े ना कैसे, कोई भी फर्स्ट वर्ड लेटर निकालिए उसका और उसको स्टोरी के फॉर्म में अपने समझने के लिए कर लेंगे तो इजी हो जाता है ना, बड़ा चीज, है ना। क्लियर है सबको, ठीक है। तो वो कर लेने से इजी रहेगा, ठीक है। खत्म हो गया थोड़ा।